गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अनुवांशिकी चैप्टर में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अनुवांशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां। आज का जो वीडियो क्लास है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित अनुवांशिकी जो चैप्टर है उससे संबंधित कुछ प्रमुख शब्द आएंगे। उन शब्दों का अर्थ हम लोगों को पता होना चाहिए ताकि हम चैप्टर को आसानी से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन की। जीन क्या होते हैं? देखो, मनुष्य के अंदर बहुत सारे, सजीवों के अंदर बहुत सारे अनुवांशिक लक्षण होते हैं। जैसे आंखों का रंग हुआ, शरीर की लंबाई हुई, त्वचा का रंग हुआ, ठीक है, बालों का कलर हुआ, बालों का प्रकार हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं हमारे अंदर। इन अनुवांशिक लक्षणों को जो कंट्रोल करता है, जो नियंत्रित करता है, उस इकाई का नाम क्या है? जीन। फिर से सुनो, जीन है क्या? लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई। अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जीन। और जीन हमेशा जोड़ों के रूप में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे हमारे जूते जो होते हैं वो जोड़ों के रूप में होते हैं, इसी प्रकार से जीन जो होते हैं वो जीन भी जोड़ों के रूप में होते हैं, हमेशा पेयर में मिलेंगे आपको जीन। और मेंडल ने जीन को कारक नाम दिया। उस समय जीन शब्द नहीं आया था। मेंडल ने लक्षणों को जो कंट्रोल करता है उस इकाई का नाम क्या रखा था? कारक रखा था। लेकिन बाद में जोहानसन एक वैज्ञानिक आया, उसने कारक को क्या नाम दिया? जीन नाम दिया, जीन। तो जीन बेसिकली क्या है? लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई होती है। और ये जीन जो होते हैं वो हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, युग्मों में पाए जाते हैं। मेंडल ने इन्हें कारक कहा, लेकिन जोहानसन ने क्या नाम दिया? इन कारकों को जीन नाम दिया। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले जीन की परिभाषा। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है। जीन हमेशा जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। मेंडल ने इन्हें कारक नाम दिया, परंतु जोहानसन ने इन्हें जीन कहा। बताया मैंने अभी आपको कि जीन जो होते हैं वो हमेशा जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। हम बात करते हैं मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की, जो हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया है। देखो, जैसा हमने ये अध्ययन किया था कि लंबा और बौना, ये जो पौधा है ये कैसा है? ये है शुद्ध लंबा। और ये कैसा हो गया? शुद्ध बौना। देखिए जरा, ये जीन है। एक कैपिटल टी है, दूसरा भी कैपिटल टी है। यहाँ एक स्मॉल टी है, दूसरा भी स्मॉल टी है। तो दोनों पेयर में मिल रहे हैं आपको, युग्मों में मिल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो। ये भी जीन ही है, जीन का जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे। देखो, जो जीन प्रभावी होता है उस प्रभावी जीन को हम अंग्रेजी के कैपिटल जो लेटर होता है उससे व्यक्त करते हैं। प्रभावी जीन को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जो होता है उससे व्यक्त करते हैं।
और अप्रभावी जो होता है उसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, लेकिन लेटर वही यूज करते हैं जो कि प्रभावी के लिए हमने यूज किया है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि यहाँ पर हमने एक गुण काम में लिया, एक लक्षण काम में लिया, वो है पौधे की लंबाई। क्या काम में लिया हमने? पौधे की लंबाई। देखो पौधे की लंबाई के लिए दो जीन उत्तरदायी है, दो जीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से? एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। ये दोनों जीन जो होते हैं पौधे की लंबाई को कंट्रोल करते हैं। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत एक दूसरे के, ठीक है। ये कैपिटल टी जीन जो है ये जिम्मेदार है पौधे की लंबाई को बढ़ाने के लिए, कि पौधा जो है वो कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। कैपिटल टी जीन जो है वो इस गुण के लिए उत्तरदायी है। स्मॉल टी की मैं बात करूं, स्मॉल टी ये कहता है कि पौधे की लंबाई कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, बौना होना चाहिए। तो लक्षण एक ही हो गया हमारा, और वो लक्षण क्या है? पौधे की लंबाई। तो लक्षण एक ही हो गया, पौधे की लंबाई, और उस एक ही लक्षण को दो जीन कंट्रोल कर रहे हैं। एक कह रहा है पौधे की लंबाई अधिक होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है पौधे की लंबाई कम होनी चाहिए। तो इन दोनों में से प्रभावी कौन सा है? इन दोनों में से प्रभावी जीन जो है वो ये है कैपिटल टी वाला। प्रभावी जीन जो है वो कैपिटल टी वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको, क्योंकि कैपिटल टी का मतलब क्या होगा? टोल। लंबे को हम क्या बोलते हैं? टोल बोलते हैं, ये डबल टोल। और बोने को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। तो लंबे के लिए तो हमने कैपिटल टी यूज किया, बोने के लिए हमने डी यूज नहीं किया, ठीक है। आपके माइंड में ये होगा कि बोने के लिए हमने डी यूज क्यों नहीं किया? इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये अनुवांशिकी का एक, इसको भी हम नियम ही कह सकते हैं, कि जो जीन प्रभावी होता है उसके लिए हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं, और जो अप्रभावी होता है उसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, लेकिन लेटर वही यूज करते हैं जो प्रभावी के लिए यूज किया। जैसे प्रभावी के लिए हमने कैपिटल टी यूज किया, तो अब जो अप्रभावी जीन है पौधे की लंबाई के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्मॉल टी यूज करेंगे। और डबल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो जीन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? जोड़ों के रूप में होते हैं, पेयर्स के रूप में होते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण भी हम समझ सकते हैं कि जैसा हमने बात करी जो बीज है उस बीज के प्रकार की बात करी, तो हमने 7 जोड़ी और विपर्यासी लक्षण पढ़े थे, उनमें बीज का प्रकार हमने ऐसे पढ़ा था। बीज का प्रकार देखिए, बीज का प्रकार कैसा पढ़ा था? एक तो पढ़ा था हमने गोल, और दूसरा जो पढ़ा था वो कैसा पढ़ा था? झुर्रीदार। आप अपने टेबल में देखना, जो आपने टेबल बनाई थी पिछले चैप्टर में, आपको गोल तो मिलेगा प्रभावी, और झुर्रीदार कैसा मिलेगा? अप्रभावी मिलेगा। तो गोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड। राउंड सीड्स होते हैं। राउंड के लिए हम क्या यूज करेंगे? आर। कैपिटल आर हमने यूज किया, क्योंकि जीन जोड़ों में होते हैं, तो मैं इस आर को कितनी बार लिखूंगा? 2 बार। अब देखिए, ये इसका अप्रभावी हुआ, झुर्रीदार जो है। इस झुर्रीदार को व्यक्त करने के लिए हम किसको यूज करेंगे? स्मॉल आर। इसी प्रकार से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मटर के पौधे में जिसके ऊपर मेंडल ने प्रयोग किए थे, उन सब में जो प्रभावी जो जीन है, ये जो प्रभावी लक्षण है, उसके लिए हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, और अप्रभावी जो जीन है, अप्रभावी जो लक्षण है, उसको व्यक्त करने के लिए हम लेटर तो वही यूज करेंगे जो हमने यहाँ यूज किया है, लेकिन उसी का ही हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। अंग्रेजी की जो ABCD जो चलती है उसमें हम जो यूज करेंगे ABCD जो भी यूज करेंगे वो तो कैपिटल ही यूज करेंगे प्रभावी के लिए, जिससे वो लक्षण प्रकट हो रहा है। जैसे राउंड, गोल के लिए हमने राउंड बोला, ठीक है। तो झुर्रीदार के लिए मैं स्मॉल आर का मैंने यूज किया। जैसे यहाँ पर लंबेपन के लिए मैंने कैपिटल T यूज किया, तो बोनेपन के लिए मैंने स्मॉल T यूज किया। यहाँ पे मैंने, जबकि बोने के लिए द्वार होता है, द्वार,
होने को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं, तो मेरे को डी यूज करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जीन में से प्रभावी जीन को हम कैसे व्यक्त करते हैं और अप्रभावी जीन को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। जीन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। जीन है क्या, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई होती है और जीन हमेशा जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। मेंडल ने इन्हें कारक शब्द नाम दिया, लेकिन बाद में जोहानसन वैज्ञानिक आया और जोहानसन ने इन्हें क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जीन कैसे होते हैं, हमेशा जोड़ों में होते हैं। तो यहीं से हमारी जो अगली जो परिभाषा है वो चालू होती है। दूसरी परिभाषा समयुग्मजीव। समयुग्मजीव अभी हमने पढ़ा है जीन जोड़ों में होते हैं और मैंने उसके लिए आपको जोड़े भी बताई, जैसे तो एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं जीन और दोनों जीन कैसे हैं, समान हैं। यहाँ पर ये दोनों जीन कैसे हैं, ये समान है, तो ये भी समयुग्मजीव हुआ और ये भी समयुग्मजीव हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं तो दोनों अलग अलग हो गए, ये कैसे हो गया, विषमयुग्मजीव हो गया। तो समयुग्मजीव में दोनों जीन कैसे होते हैं, समान होते हैं, या तो दोनों प्रभावी मिलेंगे या दोनों अप्रभावी मिलेंगे। और विषमयुग्मजीव में एक आपको प्रभावी मिलेगा और एक अप्रभावी मिलेगा। तो समयुग्मजीव और विषमयुग्मजीव की जो परिभाषा है वो हमारे पास यहां से आई। लिखते हैं हम इसकी परिभाषा। देखिए, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन समान होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, समयुग्मजीव कहते हैं। जैसे क्या लिखूंगा मैं, दोनों कैपिटल टी लिखा या दोनों स्मॉल टी लिखा, या अभी भी पढ़ा था हमने, किसके लिए जिम्मेदार है ये, बीजों के गोलपन के लिए, गोल बीजों के लिए। और इसका जो अप्रभावी स्वरूप था वो कैसा था, स्मॉल आर। और भी है, पीले के लिए अब मैं लिखूंगा कैपिटल वाई और हरे के लिए क्या लिख दूंगा, स्मॉल वाई लिख दूंगा। तो ये हो गया किसके लिए, समयुग्मजीव के लिए। विषमयुग्मजीव की परिभाषा यहीं से निकलेगी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन जो है वो कैसे होंगे, असमान होंगे। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो जो स्थिति है वो क्या कहलाएगी, विषमयुग्मजीव। आप उतारो, मैं विषमयुग्मजीव की परिभाषा लिखता हूं। जब किसी हेडिंग पहले विषमयुग्मजीव, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन समान की जगह पर क्या लिखना है, असमान हो तो इन्हें
विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे देखिए, मैं एक कैपिटल टी लिखूंगा तो दूसरा कैसे लिखूंगा, स्मॉल टी। ठीक है, मैंने एक कैपिटल आर लिखा तो दूसरा कैसे लिखूंगा, स्मॉल आर। बात समझ में आई। अभी हम इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि आपको इनका मीन्स जो है वो समझ में आ जाए। तो समयुग्मज और विषम युग्मज की परिभाषा उदाहरणों से आपको समझ में आ गई होगी, जीन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे की चीज देखते हैं हम। अगला है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी देख, इन दोनों पे विचार करते हैं, कैपिटल टी पे और स्मॉल टी, इन दोनों पे हमने विचार किया। ये जीन जिम्मेदार है किसके लिए, पौधे की लंबाई के लिए, कि पौधे की जो लंबाई है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये वाला जीन जिम्मेदार है किसके लिए, पौधे की लंबाई के लिए, पौधे की लंबाई छोटी होनी चाहिए। लक्षण एक ही कंट्रोल कर रहे हैं दोनों के दोनों। लक्षण का नाम क्या है, पौधे की लंबाई। ठीक है, तो एक ही लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं। एक कह रहा है कि पौधा लंबा होना चाहिए और एक कह रहा है पौधा बौना होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत। और विपरीत के लिए हम एक नया शब्द काम में लेंगे, वो लेंगे विपर्यासी। क्या शब्द काम में लेंगे, विपर्यासी। विपर्यासी का मतलब विपरीत ही होता है। तो एक ही लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं ये दोनों जीन। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के दो विपरीत स्वरूप को या विपर्यासी स्वरूप को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे यहां की बात करी मैंने, यहां ये कैपिटल टी युग्म विकल्पी है किसका, स्मॉल टी का, और स्मॉल टी युग्म विकल्पी हुआ किसका, कैपिटल टी का। क्योंकि दोनों के दोनों एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं और वो लक्षण हुआ क्या, पौधे की लंबाई। यहां विचार करते हैं, यहां एक हो गया कैपिटल आर और दूसरा हो गया स्मॉल आर। कैपिटल आर नियंत्रित कर रहा है कि बीज गोल होना चाहिए। स्मॉल आर कंट्रोल कर रहा है कि बीज कैसा होना चाहिए, झुर्रीदार होना चाहिए। देखो गोल बीज ऐसा होता है और झुर्रीदार किस प्रकार का होता है। हमने मटर के पौधे में जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पढ़े थे उनमें पढ़ा है हमने इनके बारे में। कैपिटल आर बीज के गोलपन के लिए जिम्मेदार है और स्मॉल आर बीज के झुर्रीपन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो कंट्रोल एक ही कर रहे हैं दोनों के दोनों। वो क्या है, बीज की आकृति, लेकिन है दोनों एक दूसरे के क्या, विपरीत। तो एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूप को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। यहाँ कैपिटल टी युग्म विकल्पी है स्मॉल टी का और स्मॉल टी युग्म विकल्पी है कैपिटल टी का। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये यहाँ ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी कि अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो पौधा कैसा होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी तो पौधा कैसा होगा। आपको ये तो पता है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो पौधा कैसा रहेगा, लंबा रहेगा, और ऐसी स्थिति रहेगी तो पौधा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, बौना रहेगा। लेकिन जब दोनों जीन मिल जाएंगे तो कैसी स्थिति रहेगी, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम अभी। फिलहाल मैं युग्म विकल्पी की परिभाषा लिख देता हूं। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो, देखो मैंने विपर्यासी लिखा, विपर्यासी की जगह आप विपरीत भी लिख सकते हो। विपर्यासी स्वरूप को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं।
जैसे देखिए, जैसे एक बड़ा टी और एक छोटा टी, ठीक है। यहां कैपिटल टी युग्म विकल्पी है स्मॉल टी का, और स्मॉल टी युग्म विकल्पी है किसका? कैपिटल टी का। देखो, विशेष प्रकार की भाषाएं यहाँ प्रयोग में लिए जाएंगे। आपको जो शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ आना चाहिए, और वो अर्थ जब ही आएगा जब आप इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक और सीरियस तरीके से देखोगे, बार बार देखोगे आप, ठीक है। इससे आगे की चीजें हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी आपको मैंने यहाँ जीन, समयुग्मजी, विषम युग्मजी और युग्म विकल्पी जो है उसके बारे में आपको बताया, ठीक है। अगले वीडियो का आप इंतजार करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।